बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत बड़ी खबर है, धमाकेदार खबर है और ये अमेरिका से आई है। और जिन्होंने ये खबर दी है ये दो लोग हैं, इन्होंने इसके ऊपर तहकीकात की हैं, रायन ग्रिम और इनके अलावा मुर्तज़ा हुसैन। इन्होंने पहले भी बहुत सारी खबरें दी हैं और ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म करते हैं ड्रॉप साइट न्यूज़ में अमेरिका में। और इससे पहले इनकी एक बड़ी पाकिस्तान में ख़बर मशहूर हुई थी, आपको याद होगा, जब साइफ़र आया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सारी जमातों के साथ, पीडीएम की जमातों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक फड्डा हो गया था। तो उस वक्त जो साइफ़र का पूरा मतन है या जो उसका का पूरा कंटेंट था वो इन सहाफ़ियों ने छाप दिया था। बहुत सारे लोगों ने डिनाई किया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि इनकी खबर दुरुस्त साबित हुई और वो साबित हो गया कि इनकी खबर ठीक थी। अभी जो इन्होंने खबर दी है इसने हिलाकर रख दिया पूरे सिस्टम को। और ये क्योंकि अमेरिकन मीडिया है तो अमेरिका में इसका इन्फ्लुएंस भी बहुत होगा। और ये खबर जो उन्होंने दी है, उन्होंने दावा तो ये किया कि उनकी सोर्सेज से बात हुई है। अब ये खबर क्योंकि रायन ग्रिम की है और मुर्तज़ा हुसैन की है, तो जो भी कार्रवाई करनी है मेरी गुजारिश होगी एस्टेब्लिशमेंट से और सारों से, उन्हीं के खिलाफ जाके कर लें। और उनके मुल्क के अंदर तो बड़े ज़बरदस्त कवानीन है, आप जाके केस करके उनसे बहुत सारा पैसा भी ले सकते हैं कि आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचाए। बहरहाल जो खबर है वो एज इट इज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने इस पूरी खबर को ट्रांसलेट किया है ताकि हर सुनने वाले को पता चल जाए, क्योंकि लोग इसका अपना अपना मतलब निकालेंगे। कोई इसमें से कुछ ढूंढेगा, कोई अपने फ़ायदे की चीज़ ढूंढेगा। तो मैंने एज इट इज़ सारी खबर जो है उसको ट्रांसलेट कर दिया। मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिकन मीडिया ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो खबर लिखी है वो एक्चुअली क्या है। उन्होंने कहा जो अफशा हुई है मालूमात, उनसे पता चलता है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने एहतजाज पर वहशियाना क्रैकडाउन का मनसूबा बनाया था, जिसमें लाइव फायर और उसके बाद कवर अप शामिल था। लाइव फायर कहते हैं कि जो रियल बुलेट होती है जिससे फायर करते हैं बंदा मर जाता है, वो वाली। और कवर अप का मतलब है बाद में जो कुछ भी हुआ, जो सीन था उसके ऊपर से सारे सबूत मिटा देना, उसे कवर अप कहते हैं। मैं आसानी के लिए आपको बताता जाऊंगा। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान आर्मी ने नवंबर में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हामियों के खिलाफ एक मौलिक किस्म का क्रैकडाउन करने का मनसूबा बनाया था। और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर एक ज़रिया है, को बड़ा तगड़ा, उसके ज़रिए से उनको ये मालूमात मिली है और दूसरे ज़रिए ने उस मालूमात की तस्दीक भी की है, यानी काउंटर चेक किया उन्होंने। उनके मुताबिक हुकूमत के मल्टी स्टेज प्लान के इंकशाफात, वो कह रहे हैं जो चीज़ें हमें पता चली है वो ये है, इसमें कम्युनिकेशन को ब्लैकआउट करना था, स्नाइपर्स तैनात किए गए, आंसू गैस से मुसल्ला फ़ौजी तक का मामला, और फिर इस्लामाबाद के दिल के अंदर नाकाबंदी की गई है हिकमत अमली के साथ, और लाइव गोला बारूद का इस्तेमाल भी शामिल था। ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान की फ़ौजी हुकूमत अपने हामियों के बारे में किस हद तक ख़तरे की घंटी महसूस कर रही है। यानी ये जो हुकूमत बनी हुई है इसको मिलिट्री की बैकिंग है और ये कैसे अपने आप को ख़तरे में महसूस कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की है और उनके खिलाफ ये कार्रवाई। और फिर उन्होंने कहा कि फिर भी एक ही वक्त में ज़राए की तरफ से जो उनको इतलात मिली है उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई के इम्कान की वजह से वो अपना नाम ज़ाहिर नहीं कर रहे। जो भी सोर्सेज हैं वो नहीं बता रहे कि उनका नाम क्या है। और लेकिन हुकूमत ने बार बार इनकार किया है कि कोई किसी किस्म का इस तरह का जो ऑपरेशन, जो तफसीलात आप कह रहे हैं, वो ऐसे नहीं हुआ। और ये चीज़ जाहिर करती है कि हुकूमत को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो इख्तिलाफ़ राय को कुचलने की ताकत रखते हैं। उनकी सलाहियत बहुत ज़्यादा है, वो इख्तिलाफ़ राय की सलाहियत को कुचल सकते हैं और वो तहरीक इंसाफ की कमर तोड़ देंगे। मनसूबाबंदी के इल्म के साथ एक दूसरे ज़रिए, एक और ज़राए जो है वो भी इसको तस्दीक कर रहे हैं। यानी वो उन्होंने किया ये है कि एक ज़रिए से खबर ली, दूसरे से तस्दीक की, और फिर मल्टीपल सोर्सेज जो है उनसे उन्होंने उसको कंफर्म करते रहे खबर को, फिर उन्होंने छाप दी। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि इसी किस्म का खाका छपा है बाकी सारी जितने भी सोर्सेज से खबरें आई हैं। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुजाहरों की कॉल दी थी। यहाँ पे फैक्चुअली गलत है, वो 24 नवंबर को इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, लेकिन 26 को क्योंकि वो सारा इंसिडेंट डी चौक में सानिया हुआ तो इस वजह से 26 नवंबर सबके दिमाग में है। तो उन्होंने कहा जी कि उनकी कॉल के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में हज़ारों इमरान खान साहब के हामी पीटीआई के इस्लामाबाद पहुँचे। तमाम रुकावटों को उन्होंने अबूर किया। उन्होंने जो कार्गो कंटेनर थे रस्ते में उनको भी हटाया, इंटरनेट की बंदिश का सामना किया और आंसू गैस की शेलिंग का सामना किया। और एक जो क़यादत कर रही थी वो इमरान खान की अहलिया थी और दूसरे अली अमीन गंडापुर थे, वो क़यादत कर रहे थे, जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। और ये 4 सूबों में से एक सूबा है जहाँ पे इमरान खान साहब की पार्टी ने हुकूमत बनाई है। फिर उन्होंने कहा जी कि व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी बंद रही उस दिन और फ़ौज को दारुल हुकूमत में बुलाया गया।
उसे ब्लैंकेट शूट ऑन साइट के इख्तियारात दिए गए, यानी फ़ौज को और ये रिपोर्ट पाकिस्तान में हुआ है कि शूट एट साइट के आप गोली चलाएंगे अगर चीज़ें हाथ से बाहर जाती हैं, तो उनको ये ऑर्डर मिल गए थे। ये यहाँ पे भी दावा किया जा रहा है। फिर हुकूमत ने दावा किया था कि मुजाहिरीन इस्लामाबाद नहीं पहुँच सकेंगे, लेकिन 26 नवंबर की शाम तक वो इस्लामाबाद के दिल में पहुँच चुके थे और मरकज़ी डी चौक से सिर्फ चंद फुट के फासले पर थे। पाकिस्तानी हुकूमत का जो एक अलामती दिल बना हुआ है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज के ज़राए के मुताबिक इस वक्त हुकूमती मिशन मुजाहिरीन को डी चौक पहुँचने से पीछे हटाना था और पाकिस्तान की फ़ौजी हमायत याफ्ता जो हुकूमत है ये उसके दिफा के लिए एक आखिरी आप समझे रुकावट थी। वो चाह रहे थे यहाँ तक वो ना आए। अच्छा जी, इस इल्ज़ाम की तस्दीक के लिए ठोस शवाहिद फराम करने वाले ज़रिए के मुताबिक, यानी मुख्तलिफ सोर्सेज से उन्होंने पूछा, तो वो बता रहे हैं पाकिस्तान के ताकतवर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की हदायत पर 25 नवंबर की सुबह पाकिस्तानी फ़ौज के मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में ऑपरेशन की मनसूबाबंदी की गई थी। ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है कि जनाब आर्मी चीफ की क़यादत में जो मिलिट्री ऑपरेशंस का एक डिपार्टमेंट है पाकिस्तानी फ़ौज का, उसके अंदर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई मनसूबाबंदी की गई थी। मनसूबे के तहत जिना एवेन्यू डी चौक के सामने की मरकज़ी सड़क को घेरे में लिया जाएगा, जिसमें शिपिंग कंटेनर्स के ढेर एक रुकावट के तौर पे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG कमांडोज के बारे में वो बात करें, उनके स्नाइपर्स को छतों पर तैनात किया गया, जबकि नीम फौजी यानी रेंजर्स जो है दस्ते उनके जो है वो राइफलें लेकर आंसू गैस के गोलों से लेस पुलिस के साथ सड़क के किनारे गश्त कर रहे थे। जैसे ही इस्लामाबाद में रात पड़ी, हज़ारों की तादाद में PTA के हामी जिना एवेन्यू पर जमा हो गए, जो डी चौक से महज एक पत्थर के फासले का मतलब ये कि पत्थर आप फेंकें तो जितनी दूर जाता है इतने फासले पर थे वो। हाई कमान के अहकामात वाज़े थे, मुजाहिरीन को हर कीमत पर डी चौक पहुंचने से रोके। ज़राए ने बताया कि इस मनसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए फ़ौज ने कसीरुल जहती नुक्ता नज़र का इस्तेमाल किया। पहला मरहला इंतशार और खौफ के बीज बोने का था, लोगों को डराने का था। जिना एवेन्यू के अतराफ़ की रोशनियाँ बुझा दी गई, जिससे इलाका तारीकी में डूब गया। उसी वक्त पाकिस्तान की जो है वो एक एजेंसी और उनकी टीमों ने मवासलाती नेटवर्क को जाम करने का इशारा दे दिया। इंटरनेट जाम हो गया, पूरी तरह से मवासलात राब्ते कट गए, जिससे मुजाहिरीन की एक दूसरे और बैरूनी दुनिया से बातचीत करने की सलाहियत मुअस्सर तरीके से मुनक़ता हो गई। ज़राए के मुताबिक ये ब्लैकआउट मुजाहिरीन के हौसले पस्त करने और इनके हौसले पस्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, डराने के लिए, परेशान करने के लिए किया गया था। जैसे ही हुजूम को परेशानी ने अपनी लपेट में लिया, ऑपरेशन का दूसरा मरहला अमल में आया और मुख्तलिफ सिमतों से आंसू गैस को बहुत तेज़ी से फायर करने का हुक्म दे दिया गया और दम घुटने वाले धुएं ने घबराहट में मुब्तला मुजाहिरीन को भागने के लिए मजबूर कर दिया। अच्छा, वो ये कह रहे हैं ये नुक्ता आगाज़ था। इसके बाद क्या हुआ, वो कह रहे हैं सोर्सेज के मुताबिक फिर उसके बाद रियल फायरिंग जो है वो शुरू कर दी गई। भारी असॉल्ट राइफल फायर भी इसमें शामिल है। भागने वाले हुजूम पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। स्नाइपर जो छतों पर हिकमत अमली के साथ खड़े थे, उन लोगों को निशाना बनाते थे जिन्हें दुश्मन या धमकी अमेज समझा जाता था। ज़राए ने बताया कि बहुत से लोग भाग गए। जब इब्तदाई ब्रस्ट स्प्रे किया गया तो लोग भागे। ये गैर यकीनी है कि किसने लोगों पर भारी मशीन गन से फायर करने का हुक्म दिया। अभी ये इस बारे में कह रहे हैं कि ये उस वक्त किसने मौके पे हुक्म दिया कि आप भारी हथियारों से फायर कर दें लोगों के ऊपर, इस बारे में वो कह रहे हैं ये गैर यकीनी है। इमरान खान की बहन अलीमा खान के बारे में उन्होंने लिखा कि वो मौके पे मौजूद थी और उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ड्रॉप साइट को बताया कि आंसू गैस के साथ साथ शूटिंग की भी तफसील बताई। उन्होंने कहा कि जब मुजाहिरीन अंधेरे में डूब गए तो करीबी कारों ने निशाना बनने से बचने के लिए अपनी लाइटें बंद कर दी और मुकम्मल अंधेरा हो गया और मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा कि नौजवान मुजाहिरीन ने आंसू गैस के जो गोले गिर रहे थे उन्हें उठाकर वापस फेंकने का काम किया, जबकि जो बुजुर्ग मुजाहिरीन थे वो उनके ऊपर कपड़ा डाल रहे थे, उनको ढांप रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि रैली सारा दिन ऐसे लगता था जैसे एक त्यौहार की तरह आगे जा रही है, लोग बिल्कुल पुरअमन थे। मुजाहिरीन के साथ उनके बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने पुरतशद्दुद होने का कोई इरादा किसी मौके पर जाहिर नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ लिखा है कि इस ऑपरेशन के दौरान दरमियानी ऊंचाई पर उड़ने वाले जो ड्रोन्स हैं जिनके पास थर्मल इमेजिंग की सलाहियत मौजूद है। थर्मल इमेजिंग कहते हैं जी, ये जो ऐसा ड्रोन जो नीचे अगर अंधेरा भी है ना तो वो इंसानी बॉडीज़ को दिखाता है। ये बॉर्डर पे इस्तेमाल किया था, अमेरिकन ने बहुत इस्तेमाल किया, इंडियंस के पास भी है, हमारे पास भी है। ये ऐसा होता है कि अगर कोई आदमी अंधेरे में भाग रहा है तो उसकी वो रेड कलर का उसमें नज़र आता है, वो पता चलता है यहाँ बंदा जा रहा है और उसका पूरा एक हैवला नज़र आता है। तो इस तरह से वो थर्मल ड्रोन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने क्लेम किया कि वो भी छोटे ड्रोन जो हैं वो लाइव निगरानी के लिए वहाँ पे मौजूद थे, जो देख रहे थे
और ऑपरेशन के कमांड सेंटर में जो कत्लेआम हो रहा था उसकी रियल टाइम फुटेज वहाँ पे जा रही थी। फिर सोर्स ने बताया, जो सोर्स इनको बता रहा है वो ये कह रहा है कि तकनीकी नुक्ता नज़र से उसने इशारा किया कि क्रैकडाउन पहले से शुरू कर दिया गया था। फिर एक और चीज़ उन्होंने कही कि ऑपरेशन के आखिरी मरहले में एक तेज़ और मुकम्मल सफाई शामिल थी। यानी पहले ये हुआ कि आंसू गैस की शेलिंग हुई, फिर डायरेक्ट फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में लोग जो है वो वहाँ पे शहीद भी हुए और ज़ख्मी भी हुए। ये इस तरह की कहानी बता रहे हैं और ये सारे मनाजर वो कह रहे हैं जी एक कंट्रोल रूम था जहाँ पे देखे जा रहे थे और ऊपर कोई ड्रोन भी उड़ रहा था, ये उनका क्लेम है। अच्छा, उसके साथ उन्होंने कहा कि जी उसके बाद एक सफाई करनी थी उस पूरे जाए वकुआ की। तो जैसे ही फायरिंग बंद हुई तो उन्होंने ISI के यूनिटों को जिना एवेन्यू रवाना कर दिया गया ताकि तशद्दुद के तमाम निशानात को मिटाया जा सके। और इसमें शामिल था कि लाशों को हटाया जाए, जो शेल्स हैं उनको हटाया जाए, खोखे शोखे वहाँ से हटाए जाए और कोई दूसरा सबूत जो वहाँ पे मौजूद है वो वहाँ से हटाया जाए और जो पुरअमन मुंतशिर होने के हुकूमती बयानिए से मुतसादम हो सकता है। यानी उन्होंने कहा हुकूमत कह रही है जी बड़े पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए, हमने इनको आराम से वहाँ से निकाल दिया, लेकिन हुकूमत के बयानिए से मुतसादम जितनी चीज़ें थी, जो सबूत थे, वो सारे वहाँ से मिटा दिए गए। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे सोर्स ने हमें चीज़ें बताई हैं वो आज़ाद ज़राए से मौसूल होने वाली बहुत सारी दीगर रिपोर्टों के साथ भी मुताबिकत रखती हैं। उन्होंने फिर मीडिया के बारे में बताया कि NRK जैसे बैनुल-अक़वामी मीडिया आउटलेट की जो रिपोर्ट है वो भी इससे मुताबिकत रखती है। हजूम में स्नाइपर की फायरिंग और जिंदा गोला बारूद के इस्तेमाल के खौफनाक मंजर की तफसीलात पहले भी मौजूद हैं। और तिब्बी पेशावर अफराद ने BBC और द गार्डियन, यानी डॉक्टर हज़रात हैं, उन्होंने BBC और गार्डियन से गुमनाम तौर पे जो बातचीत की है उसमें उन्होंने बताया कि लोग गोलियों से ज़ख्मी हुए हैं और जो शहीद हुए हैं वो भी गोलियों से हुए हैं। शवाहिद को छुपाने की कोशिशों की तस्दीक हुकाम की जानिब से तिब्बी रिकॉर्ड जब्त करने और तिब्बी अमले पर खामोश रहने के लिए दबाव डालने की इतलात से होती है कि जी अगर शवाहिद छुपाने हैं तो मौका वारदात पे भी छुप रहे हैं और अस्पतालों का रिकॉर्ड भी गायब किया जा रहा है, ये भी ये कह रहे हैं। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से स्नाइपर्स को तैनात किया गया, वहाँ पे एक ऐसी वीडियो भी आई जिसमें एक जो है वो बंदूक छीन कर मुजाहिरीन लेकर जा रहे हैं और ये एक स्नाइपर राइफ़ल थी, जो जदीद राइफ़ल है जो कमांडोज़ इस्तेमाल करते हैं, फ़ौजी कमांडोज़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लिखते हैं मोतीउल्लाह जान साहब जो हैं उनको अगवा कर लिया गया क्योंकि वो इस मामले पे लाशों की तहकीकात कर रहे थे और वो ये जान रहे थे। एक और सहाफ़ी उनको भी अगवा कर लिया गया। फिर मोतीउल्लाह जान साहब जब वापस आए तो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए उन्होंने उन इल्ज़ामात को रद्द कर दिया और उन्होंने कहा जी ये मज़ायका खेज़ हैं। साकिब बशीर साहब का जिक्र है कि उनको 3 घंटे बाद रिहा कर दिया गया था और ये उन पर एलिगेशन लगाया गया कि जनाब ये मनशियात के ज़ेर असर है, जो कि एक मज़ायका खेज़ इल्ज़ाम है। PTI के मुताबिक कम अज़ कम 14 अफराद हलाक और 200 के करीब ज़ख्मी हैं। ताहम हकीकी तादाद का पता लगाना मुश्किल है क्योंकि सैकड़ों मुजाहिरीन अपने अहल खाना के साथ लापता हैं, अपने अहल खाना को नहीं मिल सके। इस बात का यकीन नहीं है कि आया वो मुर्दा है या जिंदा है। अलीमा खान ने कहा कि रैली के बाद इतने ज़्यादा मुजाहिरीन की पकड़ दकड़ ने उलझन और परेशानी में इजाफा किया है क्योंकि लोग लापता हैं और हमें नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या नहीं है, या वो खुफिया हिरासत में हो सकते हैं। अच्छा, आखिरी जो जुमला है इसमें वो ये उन्होंने लिखा है कि खान ने कहा कि तुम इन्हें गोली कैसे मार सकते हो, हम किसी दुश्मन मुल्क में नहीं हैं। ये जनाब यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है खबर। मैंने आपके सामने रख दी जो खबर उन्होंने छापी है ड्रॉप साइट न्यूज़ ने। पाकिस्तान को इसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए बड़े इशू पैदा हो जाएंगे इस खबर के बाद, क्योंकि अमेरिका में बहुत तेज़ी से ये बयानिया बन रहा है और ये बड़ी तेज़ी से हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि एक्चुअली ये जो फायरिंग हुई है ये पाकिस्तान की रियासत रिस्पॉन्सिबल है और पाकिस्तान के आम लोग शहीद हुए हैं वहाँ पे, और जो लोग लापता हैं उनके हवाले से अभी भी तशवीश है कि वो लोग मौजूद हैं या कत्ल हो गए हैं, जिंदा हैं या नहीं हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले में बहुत कुछ अभी करना है, देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। जुल्मे खलीलदाद का एक ट्वीट भी इस हवाले से एक दिन पहले आया था और उन्होंने जो बात की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के लिए सबक सीखने का ये मौका है। जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ और जो कुछ भी अभी शाम के अंदर हुआ, तो पाकिस्तान को वार्न किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से बार बार, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो फसाइयत से, जुल्म से और जबर से बाज नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे फायरिंग के ऊपर जो बयानात है हुकूमत के वो सबके अलग अलग हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलते ही नहीं है। यानी अता तारड़ ने कहा जी फायरिंग हुई नहीं, और जब इसहाक डार साहब मिले सफ़ीरों को गैर मुल्की तो उन्हें कहा जी हमने तो हथियार दिए ही नहीं लॉ इन्फोर्समेंट को, उनके पास तो गोली चलाने का बंदोबस्त ही नहीं था। अता तारड़ ने भी यही बात की थी। फिर ख्वाजा आसिफ ने कह दिया जी फायरिंग हुई है, लेकिन फायरिंग जो है वो ख्वाजा आसिफ के बकौल अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने की है, ये अब वो कह रहे हैं। एक बयान इसहाक डार साहब ने एक और दे दिया आखिर, उन्होंने कहा जी हवाई फायरिंग हुई है और उसकी वजह से भगदड़ मची है और अगर कोई लोग जख्मी हुए तो उसकी वजह से। तो हर एक का बयान अलग अलग आ रहा है।
लेकिन कम से कम हुकूमत ये मानना शुरू हो गई है कि फायरिंग हुई है, और आहिस्ता आहिस्ता अब जख्मियों को और लाशों को भी मानना शुरू हो गई है, और पुलिस वाले उन घरों में भी जाना शुरू हो गए हैं। लोग वहाँ पे राब्ते कर रहे हैं जख्मियों के घरों के अंदर, जो लोग शहीद हुए उनके घरों के अंदर, कि किसी तरह भी उन्हें रोका जाए और मुकदमात दर्ज ना हो। जो लोग लापता हैं उनकी फैमिलीज़ को अभी तक टच नहीं किया गया। कुछ समझ नहीं आ रही कि जो लापता लोग हैं वो गए कहाँ पे, अगर वो जिंदा भी हैं या नहीं है, लेकिन वो गए कहाँ पे, उनके बारे में अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। कोई ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं है। वहाँ पे जो मीडिया वाले मौजूद थे उनसे मैंने पूछा, वो भी कुछ बताने के काबिल नहीं है। वो कहते हैं जी इतनी ज़्यादा फायरिंग थी, हमने सबने वो इलाका छोड़ दिया था और हम वहाँ पे जाके देख भी नहीं सकते थे, घुप अंधेरा था, हमें नहीं पता कि उस अंधेरे में वहाँ पे क्या हुआ। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब हुकूमत की बौखलाहट आपके सामने, वो हर चीज़ को डंडे के साथ हल करना चाहती है। अफकार अलवी साहब का मैंने आपको बताया था, ये बड़े ज़बरदस्त शायर हैं, ये शायरी लिखते रहते हैं। मैंने कल भी आपको इनके कुछ शेर बताए थे। इन्होंने ये शायरी जो है ना, ये अब नहीं लिखी, ये शायरी इन्होंने लिखी थी ये 2020 में 2019 में इन्होंने शायरी लिखी थी, जब इमरान खान था पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। तो उस दौर में शायरी को बड़ी पजीराई मिली थी। उस दौर में अताउल्लाह कासमी साहब ने कॉलम भी लिख दिया था इनके हक में, और बड़ी इनकी तारीफ़ें भी की थी। और कॉलम का जो नाम था अताउल्लाह कासमी साहब का, वो कॉलम का नाम था मुर्शद हमारी सोच भी बाजारी हो गई। ये कॉलम उन्होंने लिख दिया था अफकार अलवी साहब के ऊपर। तो उस दौर में भी तो देखे ना, ये जो लिख रहे थे चीज़ें तो इदारों के खिलाफ ही लिख रहे थे ना, उन्हीं से शिकवा और गिला कर रहे थे जो मारते हैं। तो ये गिले शिकवे उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन कभी इन पे एक्शन नहीं हुआ था। पता क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उस वक्त जितने खूनी लिबरल्स थे वो इनके साथ खड़े थे, जितनी पीडीएम की जमातें थी वो इनके साथ खड़ी थी, और पीडीएम की जमातों की एस्टेब्लिशमेंट के साथ नूरा कुश्ती हो रही थी। तो एस्टेब्लिशमेंट को भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि नूरा कुश्ती है, कोई नहीं है, ये अपने ही पालतू बच्चे हैं, इनको ज़रा थोड़ा सा पाँव मारेंगे, आके बूट पॉलिश शुरू कर देंगे, ज़रा थोड़ा सा आसरा करेंगे, आके कदमों में बैठ जाएंगे, गोदी में बैठ के फिर इक़्तिदार में आ जाएंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट को भी प्रॉब्लम नहीं थी। खान आ गया ना, तो प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान ने वो जो नूरा कुश्ती थी वहाँ पर रियल फाइट छेड़ दी। ये जो रिंग के अंदर एक नूरा कुश्ती होती है ना, WWF, वहाँ से मामला निकलकर MMA में आ गया, जहाँ पे असली खून गिरता है, असली चोट लगती है, असली जख्म होते हैं, और वहाँ पे सही मार भी पड़ती है। कोई भी वार आपको ढेर कर सकता है। तो क्योंकि जब रियल फाइट शुरू होती है ना, तो फिर ये चीज़ें चुपती हैं। अब वो जो शायरी 2019 में 2020 में हुई है, उसके ऊपर शायर को आज टाइट किया जा रहा है, उस दौर में नहीं किया गया। नूरा कुश्ती थी ना, आज टाइट किया जा रहा है क्योंकि आज नूरा कुश्ती नहीं है। इसको आप समझिए कि अगर कोई आदमी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेकर इस मुल्क में सीरियसली चला तो वो इमरान खान है। क्योंकि इंपैक्ट अब आया ना, सोशल मीडिया वाले उठा लो, ये बंदा उठा लो, जो बोले उसको उठा लो। ऐसा पहले तो नहीं हुआ। पहले ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि इंपैक्ट आता ही नहीं था, जाली लड़ाइयाँ होती थी, थोड़ा तू मैनू बुरा कह ले, थोड़ा मैं तुझे बुरा कह लूँगा, तेरा बयानिया भी बन जाएगा, जरा थोड़ी बात भी बन जाएगी तेरी थोड़ी सी। तो पहले इस तरह मामला चलता था, अब वैसे मामला चलता नहीं है। अब 2 शेर और आ गए जी मार्केट में, और 24 घंटों के अंदर मैं तो जनाब उसको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, उस दिमाग को, उस साइंसदान को, जिसने अफकार अलवी साहब का ये बयान हल्फी लिखवा कर 24 घंटे के अंदर उन्हें पूरे पाकिस्तान का हीरो बना दिया। यानी मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ। देखिए, अफकार अलवी को मैं तो जानता था और बहुत सारे लोग जानते थे, हमें पता था एक शायर है यार, बहुत अच्छा लिखता है, इनकलाबी शायर है। कभी आप उसको उससे इत्तफाक हो सकता है, कभी इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन इनकलाबी शायर है, साफ गो आदमी है, हक गो आदमी है। वो जो बात करता है साफ बात करता है, बड़े सादा अंदाज में अपनी शायरी लोगों को समझा देता है। लेकिन मामला यह है कि बेशतर पाकिस्तानी उसे नहीं जानते थे, लेकिन अब पूरा पाकिस्तानी उसको जानता है, पूरे पाकिस्तान का हीरो है वो इसलिए कि एक ठप्पा चाहिए था उसको बयान अल्फी का, वो ठप्पा लग गया। और जिस साइंसदान ने ये काम किया है ना, वो शाबाश का मुस्तहिक है कि 24 घंटे के अंदर एक नया हीरो तैयार किया। बहरहाल 2 शेर आए हैं, उनसे लोग मनसूब कर रहे हैं, एक अकाउंट है, गालिबन उन्हीं का अकाउंट होगा, लेकिन मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन शेर बड़े मज़ेदार हैं। एक ये कि करने को तो कुछ भी कर लें, जज्बे आ जाते हैं। करने को तो कुछ भी कर लें, जज्बे आ जाते हैं, पर जब घर को देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। यानी घर वालों का दुख जो है ना, वो ज़रा मुश्किल में डाल देता है आदमी को। बात तो ठीक है। फिर एक और उन्होंने कहा कि एक तनासुब से हमें अपनी जलालत से डरा। यार डराना है तो एक लिमिट में रह के डराओ, इससे ज़्यादा ना डराओ। कहते हैं जी, एक तनासुब से हमें अपनी जलालत से डरा, खौफ बढ़ जाए तो फिर खौफ नहीं रहता। ये जनाब उनसे मनसूब 2 मजीद शेर आए थे। जुनैद अकबर साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मेंबर कौमी असम्बली है फैसल वाडा साहब को, क्योंकि फैसल वाडा ने कहा जी इमरान खान साहब ने अपनी जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक देना है। जुनैद अकबर ने कहा कि अगर फैसल वाडा की जान खतरे में हो तो क्या वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बीवी को तलाक दे देगा? एक सवाल किया उन्होंने, सादा। तो ये इस सवाल के अंदर फैसल वाडा साहब को सारा जवाब मिल जाना चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि
हम किस लेवल पे पहुंच गए। यानी पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और एटमी मुल्क की तरजीहात इस वक्त क्या है? निकाह, तलाक, इद्दत, ये पहुंच गया पाकिस्तान। यानी ये लेवल है पाकिस्तान का। एटमी मुल्क है, 7वां एटमी मुल्क। दुनिया के 200 पता नहीं कितने मुल्क हैं, उनके अंदर से सिर्फ 7 मुल्क हैं जो एटमी पावर पहले बने। 7वां पाकिस्तान है। दुनिया की बड़ी आबादी है, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ अवाम इसमें रहते हैं और एटमी ताकत है। कितना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एटमी ताकत का पूरा इन्हिसार इस बात के ऊपर चल रहा है, पूरा जोर इस बात पे लग रहा है इसका निकाह ठीक नहीं है, इसने इद्दत में निकाह किया, इसकी तलाक करवा दो। फिटे मुंह ऐसी सोच के ऊपर। ऐसे थोड़ी मुल्क आगे बढ़ेगा यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप बचकाना हरकतें कर रहे हैं आप। ये तो जेब ही नहीं देता किसी को। थर्ड क्लास खानदान के अंदर भी लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते जो एक मुल्क के अंदर फैसला साज कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।